मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी जल्दी उनकी जानिब से जवाब आ गया। सुबह सवेरे मिशत की तरफ से मिलने वाली हाँ पर खुशी से उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। उसके सामने सोफे पर बैठी सबा ने बड़ी गौर से उस चमक दमक को देखा। इतना खुश नहीं हो, हाँ हुई है तो ना भी हो सकती है, भला वक्त बदलते कब देर लगती है, कहते हुए उसने एक अदा से अपने बालों को पीछे झटका दिया। थोड़ी देर पहले ही बख्तावर मिशत के घर से वापस आई थी और अब मिशत की तरफ से मिलने वाले जवाब पर वो सब जश्न मना रहे थे, मगर सबा की इस बात ने उसे आग ही लगा दी थी। बकवास करके कौन सी दिली तसल्ली मिलती है, तुम नहीं समझोगे। तंजिया मुस्कुराहट उसने रहबान की तरफ उछाली। तुम दोनों ही अपनी बकवास अपने पास रखो, और इस जुमे को निकाह करना चाहती है वो, पर मुझे लगता है हमें कल ही ये काम कर लेना चाहिए। कब से खामोश बैठी बख्तावर ने अपना हिस्सा डाला। नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी करना ठीक होगा, वो कहीं बिला वजह शक में ना पड़ जाए। सबा ने इनकार किया, साथ ही हाथ में पकड़ा ग्लास लबों से लगा लिया। हाँ ठीक कह रही हो, वैसे भी जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही, कहते हुए रहबान की आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई थी। बख्तावर के जाने के बाद वो गुमसुम सी अपने ख्वाबों की कुर्चियाँ लिए कमरे में चली आई थी। एक झटके में सब बिखर कर रह गया था। कल तक वो गाजान के साथ ख्वाब सजा रही थी, साथ पर ख्वाब सजा रही थी, और आज रहबान से जुड़ने वाले रिश्ते को सोचने पर मजबूर थी। वो चाहकर भी मशहद को इनकार नहीं कर पाई थी। वो तब भी इनकार नहीं कर पाई थी जब बख्तावर ने उसके हाथों पर नेक के नाम पर चंद नीले नोट रखे थे। तो एक नया सफ़र का आगाज़ एक अनचाहे शख्स के साथ होगा। आंसू बहाती आंखों से उसने बंद मुट्ठी को देखा जिसमें नीले नोट अब भी मौजूद थे। ये सब क्या हो गया मेरे साथ, किस शराब के पीछे भाग रही थी मैं, सोचते हुए उसने नोटों पर गिरफ्त मज़ीद कर दी। पर मैं क्या करूं, क्यों ये दिल अब भी तुम्हें पुकार रहा है। अपनी आंखों से तुम्हारी असलियत को देखा है, मगर अब भी तुम्हारा मोहब्बत का राग अलाप रहा है। उसका दिल चाहा वो वापस एक दिन पहले चली जाए, जब वो गाजान की असलियत से अनजान उसके साथ उसके ख्वाब सजा रही थी। मुझसे शादी करोगी? आप फिर मजाक, मैं सीरियस हूँ खातिरा, बोलो मुझसे निकाह करोगी? उसने अपना सर झटका। ऐसे लफ्ज़ों की बाज़गश्त हर बार सुनाई दे रही थी। वो गाजान को सोचना नहीं चाह रही थी, मगर बार बार उसे ही सोचे जा रही थी। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, नहीं है मोहब्बत मुझे तुमसे, सुन लिया तुमने? बेबसी से चीखती वो फूट फूट कर रोने लगी। रुबाब क्या कायम नहीं आया? कमरे में टहलते जुल्फ़िकार अली ने अंदाज में फिक्रमंदी लिए रुबाब से पूछा, जो उनके कमरे में दाखिल हो रही थी। नहीं बाबा, अभी नहीं आए, हालांकि काफ़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन किया था कि होटल से निकल गए हैं। वो खुद भी परेशान दिख रही थी। अच्छा, फिक्र नहीं करो तुम, वो आ जाएगा, जाओ जाकर गाजान को देखो। जी। रुबाब इस बात में सर हिलाती वापस कमरे से बाहर निकल गई। जुल्फ़िकार अली चेहरे पर पुरसोच तासुरात लिए खिड़की के सामने जा खड़े हुए। जहाँ रात के साए फैले हुए थे, ऐसे ही साए उनके अंदर फैल रहे थे। बहुत से वसवसों और अंदेशों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे चाह कर भी वो छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। हर सोच को झटकते हुए उन्होंने आधी इस बात से बेखबर कि ये वक्त कबूलियत का नहीं था, उनकी दुआ को कबूल होना ही नहीं था। मैंने कहा ना जुल्करनैन यहाँ नहीं है, फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मिकाल ने गाजान को घूर कर देखा, जो अब संभल गया था। 2 दिन कमरे में बंद रहने के बाद वो आज कमरे से बाहर आया था, मगर आते ही जुल्करनैन का जिक्र लेकर बैठ गया था। तुम शायद भूल रहे हो वो क्या कहकर यहाँ से गया था। वो मुझसे बदला लेगा, और यकीनन उसने ही मेरी खातिरा को मुझसे बदगुमान किया है। न जाने कितना डरा दिया कि वो मुझसे भी खौफ खा रही है। कहते हुए आखिर में उसने सख्ती से जबड़े भींच लिए। वो पाकिस्तान में नहीं है, उसने मुझे बताया था कि वो लंदन जा रहा है। मिकाल झंझला गया। न जाने इस एक बात को वो कितनी दफ़ा दोहरा चुका था। झूठ बोल रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जहाँ भी छुपा बैठा है ढूंढ निकालूंगा। जो करना है करो, मैं तंग आ चुका हूँ तुम दोनों के झगड़ों से। मिकाल मुंह बसोर कर कहता उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो इस बार बार के इल्ज़ाम तराशी और लड़ाई झगड़े से वाकई तंग आ चुका था। ऐसा नहीं था सिर्फ गाजान ही उसे अपने हर नुकसान का जिम्मेदार ठहराता, बल्कि जुल्करनैन भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। सोफे पर नीम तराज वो बगौर ज़ौजेल के चेहरे को देख रहा था, जैसे कुछ खोजना चाह रहा हो, जबकि उसकी मुसलसल खुद पर जमी नज़रों से उलझती ज़ौजेल बार बार सर झटक कर अपने कामों में यूं मसरूफ़ थी जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। मामा ज़ौजेल, परेशान लग रही है आप। मैं क्यों परेशान होने लगी? उन्होंने उलझन भरी नज़रें उसकी जानिब उठाई कि अचानक ज़ोरदार धमाके की आवाज़
कमरे में गूंज उठी। केमिकल्स के गलत मिलाप ने जोजेल का नक्शा बिगाड़ दिया था। जुल्करनैन हंसता हुआ उनके पास जा पहुंचा। अब तो आप वाकई परेशान लग रही है, कहा लगाते हुए उसने उंगली से जोजेल के चेहरे पर लगी काली हटाकर उनकी नज़रों के सामने की। तुम ना मेरी ज़िंदगी में अजाब की तरह नाजिल हुए हो। उन्होंने दांत पीसते हुए उसे घूरा। ये आपका खुद का पैदा करदा अजाब है, इसमें तो बाबा का भी कोई कसूर नहीं था। जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो उन्हें आग लगा चुका था। माजी के कई लम्हात उनकी नज़रों में घूमने लगे। हसद जलन एक बार फिर सर उठाने लगी। तुम अपना हक कब तक लोगे उससे, इस जुल्फ़िकार ख़ानदान से? तुम्हारा भी गाज़ान की तरह बराबर का हक है। वो जो हमेशा उसे जुल्फ़िकार ख़ानदान से दूर रहने का कहती थी, आज हक का पूछ रही थी। जल्द सबको सबका हक मिल जाएगा, बस देखते जाए। अपनी आग रंग आंखों में चमक लिए कहता वो उन्हें उलझने पर मजबूर कर गया। क्या मतलब? मतलब कि बहुत जल्द मैं जुल्फ़िकार पैलेस में पोते की हैसियत से पूरे इस्तेहाक से रहूँगा और गाज़ान के भाई की हैसियत से भी। आखिर में ज़ेरे लब कहता वो कमरे से निकलता चला गया। जोजेल ने एक नज़र टेबल पर तबाहशुदा केमिकल्स पर डाली और अगले ही लम्हे वो सब ज़मीन बोस हो चुके थे। जहाँ कमरे में हर तरफ लाल रोशनी फैली हुई थी, वहीं वो कमरे के वसत में लेटे उस बेदम वजूद को देखते हुए घूट घूट सुरखमाए अपने अंदर उतार रहा था। उसके बराबर में खड़ी जोजेल चमकती आंखों से कायम जुल्फ़िकार को देख रही थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था वो इतनी जल्दी उसके पास आ जाएगा, मगर ऐसा हो गया था। हकीकत के रूप लिए वो उसके सामने लेटा था। जादू का असर कब ख़त्म होगा? जवाली ने कायम जुल्फ़िकार पर नज़र जमाए सवाल किया। सुबह तक ठीक हो जाएगा। इसे सलाखों के पीछे डलवा दो, वरना ये हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। फिक्र नहीं करो, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। इसके जागते ही मैं ऐसा जादू करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी इधर से भाग नहीं पाएगा। आने वाले लम्हात को सोचते हुए जोजेल की आंखों में चमक दर आई। ऐसा ना हो तुम्हें ही जान से मार दे, एहतियात से इसके पास जाना। जवाली तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। वैसे तुम इसे सिर्फ जादू के ज़रिए ही हासिल कर सकती हो, वरना मैंने देखा है अपनी बीवी का अक्स अपनी आंखों में कैद किए घूमता है। ये कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो बकवास भी ना करो। जोजेल ने दांत कचकचाए। तुम हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती, जताकर कहता वो उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा थॉमस को खुशखबरी देने। आखिर को उनका दुश्मन हमारे कब्जे में है, कहा लगाता वो वहां से गायब हो गया। जोजेल धीरे धीरे कदम उठाती कायम जुल्फ़िकार की तरफ बढ़ी और नरमी से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरती मंत्र पढ़ने लगी। खातिरा मैं बख्तावर की तरफ जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लो। मिशत ने सोफे पर गुमसुम बैठी खातिरा से कहा। वह इस बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। 2 दिन से वो खामोश सी थी। मिशत ने भी उसकी खामोशी को खूब महसूस किया था, मगर चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई, हाथों को आपस में मसलते हुए बख्तावर के घर की जानिब बढ़ रही थी। कल खातिरा का निकाह था, इसलिए बख्तावर से मिलकर चंद ज़रूरी बातें करना चाहती थी। पता नहीं घर पर है भी या नहीं। सोचते हुए दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई, बैल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो हैरत से अंदर की जानिब बढ़ी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे कदम उठाती राहदारी से गुजरते हुए वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि बाएं जानिब बने कमरे से आती आवाज़ पर ठिठक कर रुकी। गाज़ान हमारे लिए मसला बन सकता है। उसे जैसे ही इस निकाह की खबर मिलेगी, वो हम सबको भी बेनकाब कर देगा। ये क्या? और ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। मिशत उलझी हुई आगे बढ़ी और दरवाजे की झर्री से अंदर का मंजर देखते ही साकित रह गई। महरमा उर्फ कांता रहबान के गले में बाहें डाले उससे कल होने वाले निकाह और गाज़ान के मुतालिक बात कर रही थी। मिशत पीछे हटती तेज़ी से मुड़ी और कदम वापसी की जानिब बढ़ा दी। तो ये सब मिले हुए हैं, मुंह पर हाथ रखे वो जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। खौफ से टांगें अलग कांपने लगी थी। वापसी का रास्ता उन्हें तय करना इंतहाई मुश्किल लग रहा था। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, अपनी बेटी को लेकर वापस कराची चले जाऊंगी। बड़बड़ाते हुए वो दरवाज़ा खोल कर घर में दाखिल हुई ही थी कि सामने खड़े रहबान को देखकर उनके जिस्म का सारा खून निचड़ गया। फक चेहरा लिए वो अपनी जगह मुंजमसी हो गई। तुम? जी सासू माँ, वैसे आपको किसी ने सिखाया नहीं, यूँ छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते। वो कहता हुआ उनकी जानिब बढ़ा। पास मत आना, वहीं रुक जाओ, वरना क्या सासू माँ? मिशत को मुंह खोलता देख वो तेजी से आगे बढ़ता और एक झटके से गर्दन दबोच ली। मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था, पर शायद आपकी ज़िंदगी ही इतनी थी। चेहरे पर अफसोस लिए रहबान ने नफ़ी में सर हिलाया। मिशत आंखों में खौफ लिए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर रहबान की गिरफ्त मज़ीद सख्त से सख्त होती जा रही थी। बाय बाय सासू माँ,
बेटी की फिक्र मत करना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। कहने के साथ ही उसने एक झटके से मिशत की गर्दन मरोड़ दी। बेजान होते वजूद के साथ वो सीधा फर्श पर आ गिरी। मिशत आंटी! अकब से आती आवाज़ पर रहबान ने चेहरा मोड़कर उसे देखा और फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया। इधर गाज़ान बेयकीनी से मिशत के मुर्दा वजूद को देख रहा था। वो खातिरा से मुलाकात की गर्ज से यहाँ आया था, पर जिनकी मौजूदगी को महसूस करके बालकनी के बजाय सीधा दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मगर सामने के मंजर ने उसे एक पल के लिए अपनी जगह सुन कर दिया था। मामा! उसने चौंककर सीढ़ियों की जानिब देखा, जहाँ से आंखों में खौफ लिए खातिरा तेज़ी से नीचे आ रही थी। मामा उठे! मामा! खातिरा ने मिशत को सीधा करते हुए झंझोड़ा। मामा उठे! आप उठ क्यों नहीं रही? उसने रोते हुए एक बार फिर मिशत को झंझोड़ा। वो जा चुकी थी। गाज़ान खुद पर काबू पाते हुए बोला। खातिरा के आंसू और सामने पड़ी मिशत की लाश उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। खातिरा ने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर उसे देखा। तुमने मार दिया ना इन्हें? वो चिल्लाई। नहीं खातिरा, मैं ऐसा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं इसे समझ नहीं आया, आखिर कहे तो क्या कहे। खातिरा मेरी बात, जाओ यहाँ से, जाओ। उसकी बात काट कर वो हलक के बल चिल्लाई। गाज़ान खामोशी से उसे देखता वहाँ से गायब हो गया। माँ! उसके जाते ही खातिरा एक नज़र माँ को देखा और रोती हुई फर्श पर बैठती चली गई। पूरा गर्देजी हाउस उसकी सिसकियों से गूंजने लगा था। आंखों से सियाह सियाल तेजी से बह रहे थे। हर उठते कदम के साथ उसका जी चाह रहा था वापस जाए और खातिरा की लाख मज़ाहमत के बावजूद उसे खुद में भींच ले, उसके आंसुओं को अपने सीने में जज्ब होने दे। सब बिखरता जा रहा था। मेरी खातिरा मुझसे दूर हो रही है, अब मैं क्या करूँगा? उसका जहन अभी भी सिर्फ खातिरा का सोच रहा था। एक पल के लिए भी रहबान का ख्याल उसके दिमाग में नहीं आया था। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। एक तड़पा देने वाली सोच ने उसे अपनी कैद में ले लिया। इर्द गिर्द से गाफिल वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ रहा था कि एक तेज़ हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। गाज़ान चौंका और रुककर चारों जानिब देखने लगा। कौन है? सामने आओ, मुझे तुम्हारी खुशबू महसूस हो रही है। अरे वाह! मैं तो समझती थी खातिरा के सिवा तुम्हें ना कुछ दिखाई देता है ना महसूस होता है। एक सरसराती हुई आवाज़ फिजा में गूंजी। गाज़ान चौकन्ना अंदाज में इर्द गिर्द देखने लगा। शाम के साए फैल रहे थे। इस वक्त सड़क पर उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ढूंढ रहे हो? मेहरमाह का रूप धारी कांता एकदम उसके सामने नमूदार हुई और तेजी से हाथ में मौजूद सियाह माए गाज़ान के ऊपर उछाल दिया, जिसके साथ एक दिलखराश चीख फिजा में गूंज उठी। वो कमरे में लेटा खाली जहन और खाली नज़रों से कमरे की छत को घूर रहा था। यूँ तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मगर ऊपरी खिड़की से आती चांद की रोशनी ने कमरे में पहले अंधेरे को ज़रा कम कर दिया था। वो सुबह से उस सोती जागती कैफियत में मुब्तला था, मगर अब होश में आ चुका था। कायम कानों में पड़ती निस्वानी आवाज़ पर उसने चेहरा मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा ही था कि तेज़ी से उठ बैठा। रुबाब मेरी जान! आंखों में चमक, लहजे में तड़प और बेकरारी लिए कायम जुल्फ़िकार ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, जबकि रुबाब का रूप धारे ज़ौजैल उसकी इस दीवानगी पर खुद पर ज़ब्त करती आगे बढ़ी और ज़रा फासले पर जा खड़ी हुई। ये कैसी जगह है और ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जहन बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। खिड़की से आती चांद की रोशनी सीधा उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। कायम जुल्फ़िकार ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी कायम, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है? ज़्यादा सोचे नहीं, आराम करें। ज़ौजैल मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली। जानती थी वो अब भी जादू के ज़ेरे असर है, वरना ज़ौजैल को पहचानने में एक सेकंड भी ना लगा था। बस आज रात का ही वक्त है ज़ौजैल एंथोनी। एक बार ये जादू के असर से निकला तो फिर काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कायम जुल्फ़िकार को बगौर देखते हुए उसने सोचा, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? वो इतनी दूर खड़ी और इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ, उसने कहते हुए हाथ आगे किए, यूं जैसे किसी बच्चे को पास बुला रहा हो। ज़ौजैल जो अपने अंदर छुपे डर की वजह से उससे थोड़ा फासले पर खड़ी थी, गहरा सांस लेकर अपने डर को डपटती धीरे धीरे आगे बढ़ी। पास पहुंचते ही कायम जुल्फ़िकार ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मेरी तबीयत तो तुम्हें देखते ही ठीक हो जाती है रुबाब, कहा तो इसने मोहब्बत भरे लहजे में था, मगर ज़ौजैल का हलक तक कड़वा हो गया था। फिर रुबाब, मैं आपके सामने ही हूँ। सामने तो हो पर पास नहीं हो। चांद की रोशनी में उसके दमकते चेहरे को तकते हुए बेखुदी के आलम में कहता, वो उसे अपने हिसार में यूं ले चुका था कि उफक पे मौजूद चांद उनके मिलन पर मातम कना था।
सुबह सुबह का वक्त था जब वो कब्रिस्तान में दाखिल होकर चारों तरफ नजर दौड़ाता आगे बढ़ा और सीधा उस कब्र के सामने जा खड़ा हुआ जहां वो कब्र के दाएं जानिब बैठी आंसू बहा रही थी। खातिरा, उसने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। खातिरा ने अपनी आंसुओं से लबरेज सियाह आंखें उसकी जानिब उठाई। रोने के बाद उसमें सुर्खी दर आई थी। रहबान, देखो आज पूरा 1 हफ्ता हो गया मामा को मुझसे दूर हुए। वो रोते हुए बोली। खातिरा, उठो यहाँ से। रोज़ तुम सुबह कब्रिस्तान आ जाती हो। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम लड़कियों का कब्रिस्तान में आना मना है, उसने लहजे में सख्ती लिए कहा। तो मैं क्या करूं? फिर कैसे इनसे मिलूं? फिलहाल तो तुम इनसे नहीं मिल सकती। ये काम तो शायद मरने के बाद ही हो, इसलिए अभी यहाँ से चलो। रहबान ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ घसीटते हुए कब्रिस्तान से बाहर अपनी गाड़ी तक ले आया। चलो बैठो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। खातिरा चुपचाप अंदर बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया और गाड़ी स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल दिया। खातिरा खामोशी से शीशे के पार देख रही थी। कितना वक्त गुजर चुका था, उसे कुछ होश नहीं था। वो यूं ही गायब दिमागी से बैठी थी कि गाड़ी एक झटके से उसके घर के सामने रुकी। उतरो, वो कहता हुआ खुद भी गाड़ी से उतर गया। खातिरा गाड़ी से निकलकर चलती हुई दरवाजे के पास और लॉक खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई। रहबान भी उसके पीछे आया। खातिरा, मेरी बात सुनो, उसे शानों से थाम कर अब के वो बेहद नरम लहजे में बोला। 1 हफ्ता हो गया है आंटी को गए, पर तुम एक बात भूल रही हो। रहबान की बात पर खातिरा ने सवालिया नजरें उसकी जानिब उठाई। वो चाहती थी हमारा निकाह जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए? वो बड़े तरीके से उसे बातों में फंसा रहा था। खातिरा सोच में पड़ गई। इतना सोच क्या रही हो? अगर आंटी जिंदा होती तो तुम आज मेरे निकाह में होती। रहबान उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। आप शायद ठीक कह रहे हैं, तो फिर बस हम कल ही निकाह करते हैं। वो उसकी बात काटता हुआ बोला। चलो अभी तुम आराम करो, कल आऊँगा मैं तुम्हें लेने। वो कहता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि खातिरा गुमसुम सी सोफे पर जाकर बैठ गई। एकदम उसके दिल में उदासी उतर आई थी, साथ ही गाजान का ख्याल भी। 1 हफ्ता हो गया था उस दिन के बाद से वो उसे नज़र नहीं आया था और खातिरा उसे देखना चाहती भी नहीं थी। मगर इस दिल का क्या करे जो उसे देखने की ख्वाहिश कर रहा था। क्या वाकई तुमने मारा मामा को? ये एक ख्याल सवालिया निशान बन गया था। तुम मुझे अब बता रहे हो गाजान 1 हफ्ते से गायब हो? जुल्करनैन मिकाल को देखते हुए बोला। वो जो हर वक्त दूसरों को परेशान किए रखता था, अभी खुद परेशान दिख रहा था। तुम्हें कैसे बताता? तुम भी तो पाकिस्तान में नहीं थे। मिकाल कमरे में चक्कर काटता हुआ बोला। गाजान का सोच सोच कर उसका दिमाग फटने के करीब था, जबकि उसकी बात पर जुल्करनैन ने गड़बड़ा कर उसे देखा। एक गिल्टी सी गले में उभरी। मैं पाकिस्तान में ही था। वो जो कमरे में चक्कर काट रहा था चौंक कर जुल्करनैन की तरफ देखने लगा, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम पाकिस्तान में थे, मतलब तुम लंदन नहीं गए? जुल्करनैन ने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा नाज मैंने कहा ना जुल्करनैन यहाँ नहीं है। फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम शायद भूल रहे हो वो क्या कहकर यहाँ से गया था। वो मुझसे बदला लेगा, और यकीनन उसने ही मेरी खातिरा को मुझसे बदगुमान किया है। न जाने कितना डरा दिया कि वो मुझसे भी खौफ खा रही है। वो पाकिस्तान में नहीं है, उसने मुझे बताया था। वो लंदन जा रहा है। झूठ बोल रहा था वो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ भी छुपा बैठा है ढूंढ निकालूंगा। मिकाल के जहन में अपनी और गाजान की आखिरी मुलाकात घूम गई। यानी यानी तुमने मुझसे झूठ बोला? मिकाल को एकदम तैश आया। अचानक ही गाजान की सारी बातें उसे सच लगने लगी। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जुल्करनैन फौरन उसकी सोच तक पहुंचा। गाजान बिल्कुल ठीक कहता था। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। मिकाल ने उसे गिरेबान से पकड़कर पीछे ढकेला। हद में रहो, जुल्करनैन दहाड़ा। मैं अपनी हद में ही हूँ, इसलिए तुम जिंदा सलामत खड़े हो। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि गाजान के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। मिकाल की बात पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। एक कड़ी नज़र उस पर डालकर जुल्करनैन फौरन वहां से गायब हो गया, जबकि मिकाल ने तैश में आकर सामने रखा गुलदान फर्श पर दे मारा। दूसरी तरफ एक हाथ में सुर्ख माए पकड़े वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। कमरे से उठती चीखों की आवाज़ उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। जवाली ने तंग आकर जोजेल की तरफ देखा, जो कमरे के वसत में बैठी मोमबत्तियां जलाए मंतर पढ़ रही थी। सामने ही सलाखों के पीछे खड़ा कायम जुल्फिकार गुस्से से पागल हो रहा था। नापाक औरत, गंदा कर दिया तुमने मुझे, वो गुस्से से दहाड़ा। बस नहीं चल रहा था कि सलाखों को तोड़कर उसे उस बंदी की गर्दन उड़ा दे। अब मैं अपनी रुबाब को क्या जवाब दूंगा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आहिस्ता से कहता हुआ आखिर में फिर दहाड़ा था।
दरो दीवार उसकी दहाड़ पर लरज उठे थे। जोजेल ने एक झटके से आंखें खोली। उसके सर से अब भी रुबाब का भूत नहीं उतरा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये काबू आने वाली चीज़ नहीं है। खैर अच्छा है, उसे तड़पता देखने में बहुत मज़ा आएगा। जवाली कहता हुआ उठकर सलाखों के पीछे खड़े कायम जुल्फ़िकार की तरफ बढ़ा, जो खूंखार नज़रों से उसे घूर रहा था। जानना चाहते हो क्या बिगाड़ा है? चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट और आग रंग आंखों में चमक लिए उसने सवाल किया, जिसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया गया था। याद है, 3 साल पहले तुमने एक इंसान को बचाने के लिए एक सांप को मार डाला था। जवाली की बात पर कायम जुल्फ़िकार की आग रंग आंखों में उलझन उभरी। तो ये कि वो मेरा भाई था, एडम थॉमस, बादशाह थॉमस का बेटा। वो लहजे में घर्राहट लिए बोला। कायम जुल्फ़िकार के जहन में माजी का सारा वाक़या घूम गया, जब जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसे आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो मदद के लिए पुकार रहा था। कायम जुल्फ़िकार अपनी गाड़ी से निकलकर उस जानिब बढ़ा था, जहाँ वो सियाह सांप एक इंसान को अपनी लपेट में लिए हुए था। छोड़ दो इसे, वो कहता हुआ आगे बढ़ा, जबकि सांप ने अपनी गिरफ्त मजीद तंग कर दी। सुनहरी आंखों में शिकार को पा लेने की चमक मजीद बढ़ गई थी। मैंने कहा छोड़ दो इसे। अपने असल रूप में आता वो उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके से उस आदमी को छुड़वाकर ज़मीन पर लिटा दिया। खौफ के बायस वो बेहोश हो चुका था। मेरे और मेरे शिकार के बीच मत आओ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, एडम फनकारा। कायम जुल्फ़िकार ने बगौर उस सांप को देखा। सर पर बना शाही निशान बता चुका था वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। तो तुम अरवाह कबीले के बादशाह थॉमस के बेटे हो, सही पहचाना, वो कहता हुआ तेज़ी से रेंगता हुआ कायम जुल्फ़िकार के पास आया। मगर इससे पहले वो कोई नुकसान पहुंचाता, कायम जुल्फ़िकार ने अपना भारी हाथ उसके सर पर दे मारा, जो सीधा उसके शाही निशान पर जा लगा था। एडम तड़पता हुआ इंसानी रूप में आता फौरन वहां से गायब हो गया। उसके साथ ही कायम जुल्फ़िकार माजी से निकलता वापस हाल में आया। वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसने एहतजाज किया। नहीं कायम जुल्फ़िकार, तुमने उसके शाही निशान पर वार किया था, जिसकी वजह से वो चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सका, क्योंकि शाही जिन्नों का ये हिस्सा उसने अपने बाल माथे पर से हटाए जहां शाही निशान मौजूद था। हमारा ये हिस्सा इंतहाई नाजुक होता है, यहाँ चोट लगने से पल भर में मौत वाक़ई हो जाती है, और तुमने यही वार करके मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया था। मेरा इरादा उसकी जान लेने का नहीं था। सलाखों को पकड़कर वो जोर से चिल्लाया। बहरहाल तुम मेरे भाई के कातिल हो और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। आंखों में जीत की चमक लिए जवाली वापस जोजेल की जानिब बढ़ गया, जहां वो मोमबत्तियां जलाए बैठी अभी भी मंत्र पढ़ने में मशगूल थी। इस सब के पीछे कांता है, मगर वो अकेली नहीं है। ज़रूर इसके साथ कोई और भी शामिल है, मगर कौन? अपने कमरे में चक्कर काटता जुल्करनैन ला गाज़ान से नफरत होने के बावजूद इस वक्त उसके लिए परेशान हो रहा था। हालांकि खातिरा के घर के बाहर जब उसने कांता को देखा था तब ही उसकी सोच को पड़ चुका था, मगर महज गाज़ान को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो खामोश रहा था, हत्ता कि झूठ बोलकर मामा जोजेल के पास आ गया था। लेकिन आज जब गाज़ान के लापता होने की खबर मिली तो उसे तकलीफ हो रही थी। पर क्यों? भाड़ में जाए, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब? उसने झुंझला कर सर झटका, लेकिन इस दिल का क्या करता जो बेचैन हो रहा था। मैं जानता हूँ तुम गाज़ान से नफरत करते हो, मगर वो तुम्हारा भाई है, उसे नुकसान मत पहुँचाना। उसे कायम जुल्फ़िकार के लफ्ज़ों की बाज़गश्त अपने इर्द गिर्द सुनाई देने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, आज मैं ही उसकी तकलीफ़ की वजह बन गया। मैं जानता हूँ वो तकलीफ़ में है, वो जहाँ भी है ठीक नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है, पर मैं चाहकर भी गाज़ान के लिए कुछ नहीं कर सकता। सोचते हुए उसने बेबसी से आंखें मूंद ली। पाँव ज़मीन से ऊपर उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती तंग तारीक राहदारी से गुजरते हुए उस बंद दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई थी, जिसके पार वो जंजीरों में जकड़ा काले जादू के ज़ेरे असर था। इतना डर क्यों रही हो? अंदर जाओ। अकब से आती निस्वानी आवाज़ पर कांता चौंक कर पीछे मुड़ी, जहाँ लाल चौके में मलबूस जोजेल खड़ी थी। 1 हफ्ते से तुम उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, वो कहती हुई कांता के पास आई। ये कायम जुल्फ़िकार नहीं, गाज़ान जुल्फ़िकार है, इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं। कांता नागवारी से बोली। तो बाप कौन सा काबू में आ गया था? जोजेल सोच कर रह गई। मैं जी का इंतज़ार कर रही हूँ, एक बार वो खातिरा को हासिल कर ले, फिर गाज़ान पर काबू पाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। आखिर को उसके टूटे दिल को मैंने ही जोड़ना है। उसने मानी खैज मुस्कुराहट होठों पर सजाए जोजेल को देखा, जो खुद भी मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ने लगी थी। उधर दरवाजे के पार अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़े खड़ा गाज़ान उनकी आवाज़ों को बमुश्किल सुनने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सर में उठते शदीद दर्द के बाद चिल्लाने लगा। माथे की रगें तन सी गई थी, सर जैसे फटने के करीब था।
यूं महसूस हो रहा था कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। समंदर जैसी नीली आंखें अपना रंग बदलती, सुर्ख और अंगारा होने लगी थी कि तभी ज़ोजैल के मंत्र पढ़ते लब रुकी और गाज़ा निढाल सा होकर सर झुका गया। आलिम होश से आलिम बेहोशी में जाते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया था, खातिरा। कुछ पता चला? जुल्फ़िकार अली ने अपने सामने बैठे ज़हीर जुल्फ़िकार से पूछा, जो 2 दिन से मुसलसल भाई को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पता नहीं चला बाबा, न जाने कायम भाई अचानक कहाँ चले गए हैं। ज़हीर जुल्फ़िकार की बात पर मज़ीद परेशान हो गए। एक तरफ बड़े बेटे का कुछ पता नहीं था तो दूसरी तरफ रुबाब का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पता लगा लूँगा या वो खुद जल्द आ जाएंगे। हो सकता है कहीं फंस गए हो। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर जुल्फ़िकार अली के हाथ पर रखा। एक छोटी सी कोशिश थी उम्मीद का दामन थामे रखने की। जुल्फ़िकार अली ने भी इस बात में सर हिलाते हुए अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले वो ईरान जाने वाले थे और अब सब कुछ छोड़कर कायम जुल्फ़िकार को ढूंढने में लगे थे, जो बिना बताए न जाने कहाँ चला गया था। मैं रुबाब की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। उसने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। आप भाभी को समझाए, भाई जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। वो पहले कभी यूँ बगैर बताए कहीं नहीं गया और अब तो वो घर वाला है। कम अज़ कम रुबाब को तो बताया होता। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वो धीरे से बोले, मुझे डर है बाबा, वो किसी मुसीबत। अभी ज़हीर जुल्फ़िकार की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तेज़ी से दरवाज़ा खुलती रुबाब अंदर आई। उसे अभी ज़हीर के आने की खबर हुई थी। कुछ पता चला कायम का? उसने बेसब्री से पूछते हुए पहले ज़हीर और फिर जुल्फ़िकार की तरफ देखा। उन दोनों ने भी इस समय एक दूसरे को देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भाई जल्द मिल जाएंगे। वो कहकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। रुबाब जुल्फ़िकार अली की तरफ बढ़ी। बाबा, वो कहाँ चले गए? रुबाब, बच्चे परेशान ना हो, दुआ करो, वो जल्द लौट आएगा। वो लहजे में बशाशत लाते हुए बोले। उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे। वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये जल्द कितना तवील होने वाला है। दूसरी तरफ रहबान लिविंग रूम में दाखिल हुआ, जहां सबा और बख्तावर बैठी आपस में बातें कर रही थी। मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब बढ़ा। भूरी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। बड़ा मुस्कुरा रहे हो? सबा ने उसे देखते ही सवाल किया। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या कोई खजाना हाथ लग गया? आपके बख्तावर ने पूछा। जो हाथ लगा है वो भी किसी खजाने से कम नहीं। वो यूं ही मसरूर सा बोला। पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे से बताओ। खातिरा निकाह के लिए तैयार है। अब आप लोग तैयारी करें। कल निकाह के बाद मैं उसे अपने साथ कोहिकाफ ले जाऊंगा। कहते हुए उसकी भूरी आंखें बदलती हुई आग रंग आंखों में तब्दील हो गई थी। सबा और बख्तावर के चेहरों पर भी मुस्कुराहट दर आई थी। ये तो अच्छी खबर है। सबा की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें उसे साथ ले जाने के लिए निकाह की क्या ज़रूरत है? बख्तावर अब भी कुछ उलझी हुई थी। बगैर निकाह के खातिरा मेरे साथ जाएगी नहीं और उसकी मर्जी के बगैर कोहिकाफ ले जा नहीं सकता, इसलिए ये नाटक भी करना पड़ेगा। रहबान अफसरदा सी शक्ल बनाए बोला, जिस पर सबा और बख्तावर का कहकहा गूंज उठा। वक्त पर लगाए अपने साथ 11 साल ले उड़ा था। जहां इन सालों में रुबाब की उम्मीदों ने दम तोड़ा था, वहीं कायम जुल्फ़िकार की सांसें भी उसका साथ छोड़ती जा रही थी। कैद से रिहाई की सारी उम्मीदें तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन रुबाब से बेवफाई का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये थी कि ज़ोजैल उसके बच्चे की माँ बन चुकी थी और इस हकीकत को वो चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। इस जादू के ज़रिए तुम मेरे वजूद को तो हासिल कर सकती हो, मगर मेरा दिल, मेरी रूह हमेशा उससे मोहब्बत करता रहेगा। सलाखों को सख्ती से पकड़े वो दहाड़ा, पूरा कमरा उसकी दहाड़ से लरज़ उठा था। इतने साल इन सलाखों में रख कर देखो, क्या मिला तुम्हें? वो बेटा जो किसी मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों की निशानी है। आज जब वो जादू के असर से बाहर निकला तो एकदम बेकाबू हो गया। जबकि कमरे की ऊपरी खिड़की से झांकता 10 साला जुल्करनैन अपने बाप के इस रूप को हैरत से देख रहा था। बकवास बंद करो, अभी तक तुम्हारे सर से उसकी मोहब्बत का भूत नहीं उतरा। सामने ज़मीन पर बैठी लाल चोगा पहने ज़ेरे लब मंतर पढ़ती ज़ोजैल एकदम चिल्ला उठी थी।
कायम जुल्फ़िकार की रुबाब से मोहब्बत और उससे नफ़रत भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अपनी सुर्ख आंखों से कायम जुल्फ़िकार की तरफ देखते हुए उसने सामने रखा सियाह माइल उठाकर उन सलाखों की तरफ उछाल दिया, जिसके साथ ही कमरे में गूंजती कायम जुल्फ़िकार की चीखें जुल्करनैन को बेचैन कर गई। इन गुजरते सालों में वो कई बार अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनता रहा था, मगर ये जलाल आज से पहले नहीं देखा था। और किस गुनाह की बात कर रहे हो? जुल्करनैन सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बेटा है जिसे तुम गुनाह कह रहे हो। वो कहती हुई उठ खड़ी हुई और एक आखिरी नज़र सलाखों के पीछे निढाल बैठे कायम जुल्फ़िकार पर डालकर कमरे से बाहर निकल गई। अभी ज़ोजैल को गए चंद लम्हे गुजरे ही थे कि कायम जुल्फ़िकार को एक बार फिर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सर उठाकर देखा तो जुल्करनैन उर्फ फ्रेडी खड़ा था। जुल्करनैन, क्यों आए हो यहाँ, मेरा तमाशा देखने? कायम जुल्फ़िकार नफ़रत भरे लहजे में बोला। ज़ोजैल के बाद उसे जुल्करनैन से भी नफ़रत हो गई थी, जिसका जुल्करनैन को बखूबी अंदाज़ा था। जुल्करनैन नहीं है मेरा नाम, फ्रेडी है, उसने टोका। बाकी बात तो जैसे सुनी ही नहीं थी। कायम जुल्फ़िकार के चेहरे पर इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट दहराई। ये झगड़ा तो 2 सालों से चलता आ रहा था। कायम जुल्फ़िकार ने यूँ तो उसे अपना बेटा नहीं माना था, मगर इन 2 सालों में बेटा समझकर बस इतना हक ज़रूर जताने लगा था कि फ्रेडी की जगह जुल्करनैन कहकर मुखातिब होता था। और ऐसा क्यों था, ये जुल्करनैन अच्छी तरह जानता था। वो एक मुसलमान की औलाद था, मगर ज़ोजैल ने कायम जुल्फ़िकार से बदला लेने के लिए उसे भी ईसाई बना दिया था, इसलिए उसका नाम फ्रेडी रखा था। तुम एक मुसलमान जिनकी औलाद हो, कायम जुल्फ़िकार ने लहजे में सख्ती लिए कहा। मैं ज़ोजैल एंथोनी की औलाद हूँ, जुल्करनैन बेतासुर चेहरा लिए बोला। भाड़ में जाओ। उसने चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। जुल्करनैन वही खड़ा खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे मज़ीद उसे सुनना चाहता हो। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? कायम जुल्फ़िकार अपनी जगह से उठा और ज़रा नज़दीक आकर सलाखों को थाम कर बैठ गया। अब की बार उसके लहजे में बेहद नरमी थी। जुल्करनैन खामोश रहा। मैं नहीं जानता कल तक मैं ये सांसें लेता भी हूँ या नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझ पर एक एहसान कर देना। वो रुका, थोड़ा और सलाखों को थामे नज़दीक हुआ। तुम मेरी रुबाब के पास जाना और उसे बताना मैं उसे छोड़कर नहीं गया। मैंने उसे बेवफाई भी नहीं की। अगर मैंने ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ रुबाब और गाज़ान से की है। और हाँ, गाज़ान को कहना कि उसके बाबा उसे बहुत याद करते थे। अपने बाबा से नाराज़ नहीं होना, तुम कहोगे ना? लहजे में आस लिए पूछा। जुल्करनैन चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे पलटकर दरवाजे की जानिब बढ़ा कि कायम जुल्फ़िकार की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। जुल्करनैन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो, मुझसे ही नहीं गाज़ान से भी, क्योंकि मैंने गाज़ान को तो बेटा माना पर तुम्हें नहीं। जुल्करनैन पलटा, ना कुछ बोला, अब भी खामोश रहा। वो जानता था उसके बाप को उससे नहीं, उसकी माँ से नफ़रत थी, जिसके बायस वो अपनी औलाद को भी कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जुल्करनैन को कबूल करना ऐसा ही था जैसे ज़ोजैल को कबूल करना हो, और वो ये मरकर भी नहीं कर सकता था। हाँ, अगर वो ज़ोजैल की जगह रुबाब का बेटा होता तो ना सिर्फ कायम जुल्फ़िकार उसे अपना बेटा मानता, बल्कि वो मोहब्बत भी देता जो गाज़ान से करता आया था। मैं जानता हूँ तुम गाज़ान से नफ़रत करते हो, मगर वो तुम्हारा भाई है, उसे नुकसान मत पहुँचाना। कायम जुल्फ़िकार की बात पर अब के उसने मुड़कर एक कड़ी नज़र बाप पर डाली, यानी अब भी वो गाज़ान का सोच रहा था। जुल्करनैन फ़ौरन वहाँ से बाहर गायब हो गया। कायम जुल्फ़िकार वहीं तन्हा बैठा सलाखों को मजबूती से पकड़े इस जगह को देखता रहा कि अचानक आग रंग आंखों की जगह स्याही ने ले ली, जिसमें अकड़ने लगा और एक झटके से सलाखों को छोड़ता वो ज़मीन पर जा गिरा। सियाह होती आंखों में वीरानी उतर आई थी। चंद लम्हों का खेल था कि देखते ही देखते उसका वजूद रेत की तरह बिखरता हुआ हवा में गायब हो गया। बिला आखिर उसकी आजमाइश ख़त्म हुई थी, मौत की सूरत में। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।